हाय गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल स्टडी 99 में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ गाइस, आज जो है हम एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। जी हाँ गाइस, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के जो मेन टॉपिक क्वेश्चंस हैं वहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चंस का जो है हम रिपीटिंग सेशन करेंगे। जी हाँ गाइस, अभी तक आपने लीड लगाया नहीं तो प्लीज़ लीड लगा के तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का यह जो सेशन होने वाला बहुत मज़ेदार होने वाला। जी हाँ गाइस, आप वीडियो कहीं नहीं छोड़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे 28-27 क्वेश्चन है। आप यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जी हाँ गाइस, तो आपका समय ना लेते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद का जो वीडियो लाएंगे हम वो कंप्यूटर बेस्ड लाएंगे या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोस के, वैसे बहुत सारी वीडियो आने वाली है। जी हाँ गाइस, तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ। जी हाँ गाइस, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले फर्स्ट की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जलते हुए विद्युत बल्ब का फिलामेंट का ताप 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जी हाँ गाइस, ये बिल्कुल राइट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जलते हुए बल्ब यानी जो बल्ब जल रहा है उसमें जो फिलामेंट होते हैं, उसके जो दो तार होते हैं उसके, वो उसी को हम फिलामेंट कहते हैं। जी हाँ, फिलामेंट एक धातु होती है, वो फिलामेंट का बना होता है। और उसका ताप जो होता है, जब बल्ब जल रहा होता है तो उसका ताप जो होता है 2000 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जी हाँ गाइस, ये बहुत ज़्यादा ताप होता है। जी हाँ, आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जो है खौलने लगता है। आप देखे हों तो यहाँ पे बात हो रही 100 नहीं, यहाँ पे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ गाइस, आप समझ सकते हैं कितना हॉट, कितनी गर्मी रहती है वहाँ पे, कितना जो है गर्म हो रहेगा। जी हाँ गाइस, तो आप समझ गए हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। आप देख सकते हैं यहाँ पे, समुद्र की दूरी मापने की इकाई हो नॉटिकल, नॉटिकल कहते हैं, नॉटिकल कहते हैं। जी हाँ गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर हो गया। समुद्र की दूरी मापने की इकाई जो होती है उसे नॉटिकल मील कहते हैं। नॉटिकल, नॉटिकल जी हाँ, एक प्रकार का स्केल होता है जिसे मापी जाती है दूरी मील में। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर। जी हाँ, जिसे हम कहते हैं एक मील कहते हैं, वो 1.852 किलोमीटर अगर कोई दूरी है तो उसे हम एक मील कहेंगे। यानी एक नॉटिकल भी आप कह सकते हैं या एक मील भी कह सकते हैं। जी हाँ गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ गाइस, वहाँ पे कई बार पूछ लिया जाता है कि एक मील दूरी जो है कितने को कहते हैं, तो आप ये याद रखेंगे, 1.852 किलोमीटर के बराबर की जो दूरी होती है उसे हम एक नॉटिकल दूरी कहते हैं। जी हाँ गाइस, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, वायुयान के चाल और ध्वनि के चाल के अनुपात को मैकल संख्या कहते हैं। जी हाँ गाइस, यहाँ पे मैकल संख्या कहते हैं किसके? वायुयान के चाल, यानी वायु जो चल रही है, वायुयान जो चल रहा है उसकी चाल और ध्वनि के चाल के जो है अनुपात, यानी जो उसका अनुपात होता है उसी को क्या मैक संख्या कहते हैं। मैक संख्या, जी हाँ गाइस, मैक संख्या, मैकल भी आप कह सकते हैं, मैक संख्या कहते हैं उसे। जी हाँ गाइस, हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, साबुन का बुलबुला जो है व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। व्यतिकरण, जी हाँ गाइस, यहाँ पे व्यतिकरण से मतलब ये है कि व्यतिकरण का मतलब होता है फेर बदल करना। यानी जब आप साबुन का बुलबुला आप देखते हो, उसमें देखो इतनी तेज़ से वो गति करते रहते हैं उसके अणु, अगर वो गति ना करें तो आपको जो है वो बुलबुले जो है रंगीन नहीं दिखाई देंगे। लेकिन अगर वो जब इधर उधर गति करते रहते हैं, आप ध्यान से देखोगे तो वो बुलबुले गति करते रहते हैं। जब वो गति करते हैं तभी क्या, वो रंगीन दिखाई देते हैं। जी हाँ गाइस, व्यतिकरण का मतलब जो होता है यही होता है कि फेर बदल, यानी उसमें जो है फेर बदल होता रहता है, इसलिए क्या वे व्यतिकरण, वो साबुन के बुलबुले जो होते हैं रंगीन दिखाई पड़ते हैं। जी हाँ गाइस, हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक जो होता है अर्ग होता है। कार्य क्या मात्रक सीजीएस पद्धति में जो होता है, सीजीएस पद्धति में जो होता है कार्य क्या मात्रक जो होता है अर्ग होता है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे सीजीएस पद्धति होती है, यहाँ पे 4 प्रकार की, मैक्सिमम 4 प्रकार की पद्धति होती है। पहली तो जो होती है सीजीएस पद्धति होती है। जी हाँ गाइस, और दूसरी हमारी होती है एफपीएस पद्धति। जी हाँ गाइस,
एस पद्धति और होता है लास्ट में होता है MKS पद्धति। जी हाँ गाइस, MKS पद्धति होती है। और लेकिन हम जो है यूनिट इस वक्त जो है मापते हैं, जिसमें हम जिस पद्धति को हम फॉलो करते हैं, वो ज़्यादातर कई लोग CGS पद्धति को या SI पद्धति को मानते हैं। SI का फुल फॉर्म होता है, SI पद्धति का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जी हाँ गाइस, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और यहाँ पे हम बात करें CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक जो होता है वो सेंटीमीटर होता है, और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, और समय का मात्रक जो होता है सेकंड होता है। जी हाँ, बात करें अगले FPS पद्धति में, तो जो होता है लंबाई का मात्रक जो होता है फुट होता है, फुट। जी हाँ गाइस, और द्रव्यमान का मात्रक जो होता है पाउंड, जिसे हम पाउंड कहते हैं। जी हाँ गाइस, एक पाउंड जो होता है 4.54 ग्राम को जो है एक पाउंड हम कहते हैं। जी हाँ गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं आप 4, 5 और 4, यानी 454 ग्राम को हम कितना एक पाउंड कहते हैं। जी हाँ गाइस, ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आप तो 1 फुट पता है आपको 12 इंच को कहते हैं, और 1 इंच को हम कितने कहते हैं, 30.48 सेंटीमीटर को जो होता है कितना हम 1 इंच कहते हैं। नो गाइस, सॉरी, यहाँ पे 1 इंच जो होता है 2.54 सेंटीमीटर को जो है 2.54 सेंटीमीटर को क्या हम कहते हैं 1 इंच। जी हाँ गाइस, तो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो कार्य का CGS पद्धति में मात्रक जो होता है वो अर्घ होता है, और आप देख सकते हैं MKS पद्धति में जो होता है इसका मात्रक जो होता है अर्घ ही। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, पदार्थ का लघुत्तम अंश। जी हाँ गाइस, पदार्थ का कोई भी पदार्थ है उसका लघुत्तम अंश यानी सबसे छोटा अंश क्या होता है, क्वार्क होता है। जी हाँ गाइस, हम यहाँ पे बात करेंगे जब हम केमिस्ट्री में जब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो जी हाँ गाइस वहाँ पे सबसे छोटा जो है पार्टिकल कौन सा था, इलेक्ट्रॉन को ही हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अब बात करें हम कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है। जी हाँ गाइस, ये बिल्कुल सही बात है। और बात करें हम इलेक्ट्रॉन किससे बना है, प्रोटॉन किससे बना है और न्यूट्रॉन किससे बना है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है किससे बना है, वो क्वार्क होता है। क्वार्क जो होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये किससे, क्वार्क के छोटे छोटे जो क्वार्क होते हैं उससे मिलकर के बना होता है। जी हाँ गाइस, यानी सबसे छोटा अंश जो होता है पदार्थ का वो क्वार्क ही कहलाता है। जी हाँ गाइस, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, हम स्लाइड कर देंगे, थोड़ा ऊपर चला जाए क्वेश्चन। जी हाँ बिल्कुल, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, जल की सतह के ऊपर दृश्य का देखने के लिए पनडुब्बी में पेरिस्कोप यंत्र का जो है सहारा लिया जाता है। जी हाँ, पेरिस्कोप यंत्र जो होता है वो जो होता है जल की सतह के ऊपर देखने के लिए जो हम पनडुब्बी में इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग इनके विकिरण विविधता के कारण दिखाई देते हैं। जी गाइस, बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। विकिरण जब यहाँ से सूर्य की रोशनी आती है, मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा की रोशनी जब आ रही है, जी हाँ गाइस, सॉरी गाइस यहाँ पे थोड़ा स्लाइड कर दें। जी, मान लीजिए यहाँ से आपको चंद्रमा की रोशनी मिल रही है, चंद्रमा की रोशनी यहाँ से जब आती है तो यहाँ से जो वायु में छोटे छोटे धूल कण होते हैं, इनसे जो होती है उनका प्रकाश जो टकरा करके थोड़ा परिवर्तित हो जाता है, फिर उसी दिशा में चला जाता है। जी हाँ गाइस, तो क्या होता है, उसी दिशा में जो चला जाता है इसे हम क्या कहते हैं, परकिरणन कहते हैं, परकिरणन कहते हैं। जी हाँ गाइस, यहाँ पे विकिरण का मतलब ये होता है कि यहाँ से प्रकाश चले और धीरे धीरे थोड़ी मात्रा में अगर इधर परिवर्तन हो रहा है रिटर्न में तो उसको हम विकिरण कहेंगे। जी हाँ, विकिरण विविधता के कारण जो होता है तारे जो है भिन्न भिन्न रंग के विकिरण की विविधता के कारण दिखाई पड़ते हैं। जी हाँ गाइस, हम एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहे हैं, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग इनके विकिरण की विविधता के कारण होता है। जी हाँ गाइस, उनका देखेंगे कई तारे आप टिमटिमाते हुए रहते हैं, तो क्या इसी के कारण। जी हाँ गाइस, बिल्कुल इसी के कारण, आप समझ सकते हैं। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वायुमंडल में प्रकाश के विकिरण का कारण जो होता है धूल कण होते हैं। अगर कोई भी प्रकाश आ रहा है उसका विकिरण यानी उसी दिशा में विकिरण होने का मतलब तात्पर्य यह है
कि वायुमंडल में जो धूल कण होते हैं उन्हीं से टकरा करके ये फिर वापस हो जाता है। यही जिम्मेदार होते हैं क्या, प्रकाश के विकिरण का कारण जो है धूल और कण जो होते हैं वही होते हैं। जी हाँ गाइस। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं ध्वनि तरंगें ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। ध्वनि तरंग, जी हाँ गाइस, आप जैसे तख्ता ले लीजिए, ये ठोस होता है, उस पर आप मारेंगे हाथ से तो क्या तब भर भी क्या उसमें ध्वनि निकलेगी, और आप यहाँ पे अगर आप जो है अपने कान को लगा करके सुनेंगे तो यहाँ से यहाँ पे ठोस में ध्वनि प्रवाहित हो रही है, आपको मालूम होगा। जी हाँ गाइस। और बात करें जो है तो गैस में तो आप वैसे ही समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारा वायुमंडल ले लीजिए आप, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन सभी गैसें मौजूद हैं, तो हम यहाँ से बोलते हैं, आप यहाँ को सुनाई देगा। जी हाँ गाइस, तो ये तो गैस में हो गया। आप देख सकते हैं ध्वनि तरंगे जो होती है ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। जी हाँ गाइस। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं लेजर बीम का उपयोग कैंसर चिकित्सक में किया जाता है। लेजर बीम, जी हाँ गाइस, ये लेजर बीम जो होती है बहुत हानिकारक किरण भी होती है। जी हाँ गाइस, आप कई मूवी कई पिक्चरों में आप देखो लेजर बीम जो होती है, लेजर बीम जो इसे हम सेंसर कहते हैं, सेंसर्स गन्स आप सुने होंगे, सेंसर गन होती है, वहाँ पे टारगेट किया जाता है कितना एरिया में, अगर कोई एरिया में उस आएगा तो उसे मार दिया जाएगा। अपने आप वो सेंसर यहाँ पे राउटिंग करता रहता है, यानी घूमता रहता है। जी हाँ, और एक किरण यहाँ से ऐसे निकली होती है उसे लेज़र, उसी को कहते हैं लेज़र लाइट, जो हम आप सुने हो लेज़र लाइट का नाम, तो वही होती है लेज़र बीम, हम उसे कहते हैं। वो जो होती है कैंसर चिकित्सक में क्या, जहाँ पे आपकी कोशिका घायल हो जाती है वैसी लेज़र बीम से जो है वहाँ पे जो है अटैच किया जाता है। जी हाँ गाइस, वहीं पे क्या उसे अटैच कर दिया जाता है। आप यहाँ पे जो मेरा पेज ये यहाँ पे मान लीजिए आपकी कोशिका जो है घायल हो गई है, तो यहीं पे जो क्या लेज़र बीम का जो है यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये कोशिका को क्या नष्ट कर देगी, यानी कैंसर्स जो कोशिकाएँ हैं, जो कोशिका कैंसर युक्त है वो दूसरों को इफ़ेक्ट कर रही हो, तो हम उसी को ख़त्म करने के लिए क्या लेज़र बीम का जो है प्रयोग करते हैं। जी हाँ गाइस, लेज़र बीम। अगला है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। यानी कोई भी कांच का टुकड़ा है, अगर प्रकाश इस साइड से आ रहा है और इस साइड जा रहा है तो क्या उसमें कुछ बहुत रुकावट आएगी? जी नहीं, बिल्कुल थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन उतना ना की मात्रा में आएगा। कुछ पॉइंट में आप जाएंगे लेकिन उतना जो है हम कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति को न्यूनतम रहती है, यानी कोई भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके गति में। जी हाँ। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना उपापचयन है। जी हाँ, जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना उपापचय है। जैव अणु जैसे हो गए जिसे हम कोई भोजन कर रहे हैं, जी हाँ गाइस, उसका जो है टूटना, यानी मान लीजिए हम गेहूँ खाते हैं, गेहूँ को पहले हम पीसते हैं, उसके बाद हम उसका जो है रोटी बनाते हैं, उसके बाद हम खाते हैं, तो ये बहुत जटिल भोजन हो जाता है। तो इससे जो है हमारा शरीर पचाता है, यानी इसे छोटे छोटे सेकेराइड मोनोसेकेराइड में ये तोड़ देता है, तोड़ करके यहाँ पे उसके बाद जो है हमें ऊर्जा प्राप्त कराता है ग्लूकोज के माध्यम से। जी हाँ गाइस, तो जैव अणु का जो है संश्लेषण और टूट जाना जो है उपापचयन होता है। जी हाँ गाइस, आप समझ सकते हैं। हम यहाँ पे ज़्यादा समझाएंगे तो आपको वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा। जी हाँ गाइस, वो समझाने वाला वीडियो जो है अलग से हम बनाएंगे, उसमें आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार तरीके से वहाँ पे बताया जाएगा। यहाँ पे केवल वन लाइनर है, आप वन लाइनर केवल इतना ही समझिए। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, हम यहाँ पे स्लाइड करके सेट कर दें। जी हाँ बिल्कुल, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट वाला, ग्रह गति नियम का प्रतिपादन जॉन्स कैपलर ने किया था। जी हाँ, ग्रह गति करते हैं, इसका नियम किसने दिया था? जॉन्स कैपलर ने दिया था। जी हाँ गाइस, सभी ग्रह जो होते हैं गति करते हैं, इसका नियम प्रतिपादन किसने किया था? कैपलर ने। कैपलर एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिया था। जी हाँ गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। जी हाँ गाइस, ये क्वेश्चन जो है पीछे आ चुका है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस उसका अलग टाइप से यहाँ पे उसका ये सेंटेंस है, आप देख सकते हैं माध्यम के तापमान में, यानी मध्य तापमान है, यानी ज़्यादा तापमान ना हो, कम यानी एकदम माध्यम यानी 25 से 30 हो। आप देख सकते हैं मध्यम तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रहती है। वही लमसम वही सेम क्वेश्चन है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि प्रकाश की गति में जो है कोई बदलाव नहीं होगा अगर सामान्य क्या
ताप है तो। जी हाँ गाइस, अगर ज़्यादा ताप है तो भाई उसमें परिवर्तन होगा। आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, लाल रंग के गुब्बारे को हरे रंग में देखने पर यह काला दिखाई देता है। जी हाँ गाइस, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं, लाल रंग के गुब्बारे को हरे रंग में देखने पर यह काला दिखाई देता है। मान लीजिए आप लाल बालून लिए हो। जी हाँ गाइस, यहाँ पे देख सकते हो, मान लीजिए ये लाल का बालून है, आप रेड कलर का, और इसे आप अगर क्या कहा गया है, हरे रंग में, हरे रंग में इसे आप देखोगे तो ये क्या काला दिखाई देगा। जी हाँ गाइस, आपने कभी ये प्रयोग किया है? आप मान लीजिए कोई रेड कलर का जो है बालून कोई लिया है बच्चा, आप ये गॉगल्स जो आते हैं, ये चश्मे जो आते हैं, अब तो कई कलर कलर के आते हैं, तो आप हरे रंग का जो चश्मा है आप उसे लगा करके उस गुब्बारे को देखिए जो रेड कलर का है, देखिए आपको कैसा वो नज़र आता है। तो कैसा, ब्लैक आपको दिखेगा। जी हाँ, रेड बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो है ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन। जी हाँ गाइस, आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब जो होता है आभासी तथा सीधा होता है। जी हाँ गाइस, सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग जो होता है हम जो है छोटे छोटे जीवाणुओं या कीटाणुओं को देखने में, वायरसेस की खोज करने में सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। जी हाँ गाइस, ये सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं इसकी आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब, जो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है आभासी और तथा सीधा बनता है। जी हाँ, एकदम सीधा बनता है। आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अभिकेंद्री बल के कारण चक्कर लगाता है। जी हाँ गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, जी हाँ गाइस, यहाँ पे हम कुछ समझाने की कोशिश करेंगे आपको। यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है, मान लीजिए यहाँ पे है, जी हाँ गाइस, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे केंद्रक है। तो इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, यानी यहाँ से कुछ ना कुछ तो बल लग रहा होगा ना यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन इसी के चारों तरफ घूमे। भैया इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर क्यों नहीं चला जाता, इधर क्यों नहीं चला जाता, क्यों नहीं जाता? क्योंकि अभिकेंद्री बल, यानी यहाँ पे जो केंद्र पर एक बल कार्य करता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या इधर ही घुमाता रहता है, बाहर कहीं नहीं जाने देता। जी हाँ, अभिकेंद्री बल, जब यही इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते यहाँ पे जब गिर जाता है तभी क्या नाभिकीय संलयन होता है, यानी नाभिकीय विखंडन होता है, और इतनी भयंकर ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न होती है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बम, परमाणु बम। जी हाँ, यही ऐसे ही होता है। इसके मंदन में काम आता है ड्यूटेरियम हाइड्रोक्साइड, जो हम केमिस्ट्री के टॉपिक में बताए थे। यहाँ पे ड्यूटेरियम हाइड्रोक्साइड जो D2O होता है उसी का जो है इलेक्ट्रॉन मंदन के रूप में जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे अगर इसमें ड्यूटेरियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे गति उसका कम होते होते वो क्या सीधे जो है नाभिक में गिरेगा, और नाभिक में गिरते ही क्या होगी, इतनी ब्रॉड ऊर्जा उत्पन्न होगी, बहुत भयंकर विस्फोट होगा। जी हाँ गाइस, इसीलिए क्या कहते हैं, ये सारे प्रयोग जो होते हैं कभी कभी प्रयोग भी बहुत भयानक हो जाते हैं। जी हाँ गाइस, तो अभिकेंद्र बल, या जो अभिकेंद्र या केंद्र हो, एक केंद्र की तरफ उसका बल एक लगता है, इलेक्ट्रॉन जो है तभी उसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। जी हाँ गाइस, अगला है हमारा, आप देख सकते हैं सर्कस में मौत का कुआं जो है अपकेंद्रीय बल के कारण का उदाहरण है, बल का उदाहरण है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से पढ़ देने क्वेश्चन, यहाँ पे सर्कस में मौत का कुआं जो होता है अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है, अपकेंद्रीय बल। जी हाँ, यहाँ पे जो होता है सर्कस में क्या होते हैं, मौत का कुआं जो होता है उसमें क्या यहाँ से बल लगता है, यहाँ केंद्र की तरफ, यानी वो जो बंदा ऐसे ऐसे घूमता है आप देखो तो उसका जो है बल इधर ही लगता है, इधर तो लगाता है लेकिन उसकी अपेक्षा में इधर सबसे ज़्यादा बल लगता है। अगर इधर ज़्यादा बल ना लगे, इधर ज़्यादा लग जाए तो क्या तोड़ के बाहर चला जाएगा। इसीलिए क्या ये जो है अपकेंद्रीय बल होता है, यानी अंदर की तरफ बल लगता है, और यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल है, यहाँ पे अपकेंद्रीय बल है। गाइस आप समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, अभिकेंद्रीय बल यानी केंद्र से उसकी तरफ लग रहा है ये क्वेश्चन। जी हाँ गाइस, ये यहाँ से केंद्र से जो है यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, यानी बाहर की तरफ लग रहा है, और सर्कस में जो होता है यहाँ से केंद्र की तरफ लगता है। जी हाँ, यही होता है अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय। जी हाँ गाइस, आप आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो हम इस क्वेश्चन को स्लाइड कर दे रहे थोड़ा और ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ बिल्कुल गाइस, यहाँ पे ज़्यादा ऊपर हुआ, जी हाँ बिल्कुल राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायु की अनुपस्थिति में
समान ऊंचाई से गिराई गई दो भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगी। जी हाँ गाइस, ये तो स्वाभाविक बात है, लेकिन कहीं कहीं पे आप अगला एक क्वेश्चन आएगा वो आप सुनिएगा। देखिए यहाँ पे वायु की अनुपस्थिति में बात हो रही, वायु की अनुपस्थिति में यानी वायु हो ही ना वहाँ पे, और समान ऊंचाई से यानी ऊंचाई भी क्या समान हो दोनों की। जी हाँ, दोनों की ऊंचाई क्या समान हो और वायु भी ना उपस्थित हो। गिराई गई दो भिन्न भिन्न द्रव्यमानों, और इसका जो है 2 किलो मान लेते हैं, इसका 5 किलो द्रव्यमानों की वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगी। अगर ऐसा है यानी कहने का मतलब एक 2 किलो का गुटका है, एक 5 किलो का गुटका है, और यहाँ पे वायु की उपस्थिति बिल्कुल नहीं है, और दोनों को समान ऊंचाई से अगर गिराया जाए तो दोनों जो है क्या साथ में ही क्या ज़मीन पे गिरेंगी। जी हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था। जी हाँ गाइस, अगला हम नेक्स्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखो, वायु की उपस्थिति में, यहाँ पे देखिए अब वायु की उपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई वस्तु में भारी वस्तु हल्के वस्तु की तुलना में पृथ्वी पर जल्दी पहुंचेगी। ये तो भाई सीधी सी बात है कि जिसका जो है द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा वो जो है पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी। आप समझ सकते हो। जी हाँ गाइस, जिसका जो है द्रव्यमान ज़्यादा है वो पृथ्वी तक पहले पहुंचेगी, और जिसका कम है वो थोड़ा स्लो पहुंचेगी, थोड़ा धीरे पहुंचेगी। जी हाँ, तो यही कहने का मतलब यही है, वायु की उपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई वस्तुओं में भारी वस्तु हल्के वस्तु की तुलना में पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी। और यहाँ पे दोनों साथ में क्यों पहुंच रहे थे? क्योंकि जब यह पिंड गिर रहा था, यहाँ पे जब ये पिंड गिर रहे थे दोनों, तो यहाँ पे कोई वायु नहीं थी, यानी ना ही कोई कण इसे रोकने वाले नहीं थे, ये सीधा समान रूप से गिर रहे थे। और यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे 5 किलो का जो गुटका है और ये 2 किलो का जो गुटका है, ये 5 किलो वाला जब गिरेगा तो यहाँ पे कुछ तो वायु को क्या, यहाँ पे कुछ कण यहाँ से टकराएंगे, इससे जो आँख से नहीं दिखाई देते हमारे, वो कण टकराएंगे, और क्या उसे लाने यहाँ नीचे आने में कुछ तो समय लगेगा। और ये जो छोटा वाला है भैया, ये तो कम कणों से टकराएगा, ये ज़्यादा कण से टकराएगा, ये तो लेते देते चला आएगा सबसे पहले नीचे। लेकिन ये क्या है, छोटा है और इतने सारे कण हैं, यहाँ पे इसे लाने में थोड़ा तो समय पीछे लगेगा। इसलिए जो होता है दोनों साथ में नहीं पहुँचेंगे, पहले जो वजनदार है वो पहले पहुँचेगा और जो हल्का है वो पीछे पहुँचेगा। जी हाँ गाइस, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्लायन वेग किसी पिंड के कक्षीय वेग का 4 गुना होता है। जी हाँ गाइस, प्लायन वेग से तात्पर्य है कि कोई वस्तु को अगर इस पृथ्वी से फेंक दिया जाए, यानी पृथ्वी की कक्षा से अगर बाहर फेंक दिया जाए, वो हरदम के लिए चली जाए अंतरिक्ष में और फिर धरती पर वापस ना आए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्लायन वेग कहते हैं। जी हाँ गाइस, यहाँ पे कहा गया है प्लायन वेग किसी पिंड के कक्षीय वेग का 4 गुना होता है। यानी कहने का मतलब अगर कोई पिंड है, इसके 4 गुना स्पीड से अगर उस कोई वस्तु को यहाँ से फेंको, तभी को क्या वो प्लायन कर जाएगा, यानी यहाँ से वो चला जाएगा, वो पृथ्वी पे कभी आएगा नहीं। मान लीजिए अगर यहाँ पे है, ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ से मान लीजिए अगर हमें प्लायन करना है, किसी भी वस्तु को प्लायन वेग में परिवर्तित करना है, यानी यहाँ पृथ्वी से, अपने पृथ्वी से आप उस वस्तु को कितनी स्पीड में फेंको ऊपर की तरफ, पता है 11 किलोमीटर 1 सेकंड में। 1 सेकंड में वह वस्तु 11 किलोमीटर जानी चाहिए, तब वो क्या पृथ्वी पे हमेशा के लिए नहीं आएगी। यानी माय गॉड, आप समझ सकते हो 1 सेकंड में 11 किलोमीटर आपको फेंकना है उस वस्तु को, इतनी स्पीड होनी चाहिए। अगर इतनी स्पीड से कोई वस्तु आप ऊपर की तरफ फेंक दोगे तो वो फिर कभी वापस ज़मीन पे नहीं आएगी, वो प्लायन कर जाएगी, चली जाएगी ब्रह्मांड में, यानी पृथ्वी का जो कक्षा है वो डाक चली जाएगी उस साइड। आप फिर वो गुरुत्वाकर्षण काम उस पर नहीं कार्य करेगा और वो नीचे ज़मीन पे नहीं आएगी। जी हाँ बिल्कुल, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से अगर आप फेंकोगे, 1 सेकंड में 11 किलोमीटर जाना चाहिए। माय गॉड, ऐसे तो अभी कोई उपकरण या कोई थ्रो बॉल बना ही नहीं है कि कोई इंसान या कोई मशीन के द्वारा भी हम इतनी स्पीड से नहीं फेंक सकते। तो यहाँ पे प्लान तो अभी हम कर नहीं सकते, एक अनुमान लगाया गया है कि यार 11 किलोमीटर 1 सेकंड में फेंकना और वो प्लान कर जाए, तो आप समझ सकते हैं ना किसी पिंड के, इसीलिए तो कहा गया 4 गुना होता है।
आप समझ सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमारा देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जी हाँ गाइस, तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यदि पृथ्वी की कोणीय वेग में 17 गुना वृद्धि कर दी जाए तो विषुवत रेखा पर घूमने वाली वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जी हाँ गाइस, यदि पृथ्वी की कोणीय वेग जो होता है, कोणीय वेग जो होता है आप देख सकते हैं पृथ्वी कैसे घूमती है, दो तरह की चक्कर लगाती है। एक तो अपने अक्ष पे घूमती है ये, और एक ऐसा वो जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। यानी पृथ्वी हमारी दो प्रकार का गति कर रही है। तो यहाँ पे कहा गया है यदि पृथ्वी की कोणीय वेग जो होती है वो 17 गुना वृद्धि कर दी जाए, 17 गुना बढ़ा दी जाए, यानी जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है उसे 17 गुना और तेजी से घुमा दिया जाए, तो जो विषुवत रेखा पर घूमने वाली जो होती है वस्तु का भार शून्य हो जाए। तो जो विषुवत रेखा जो होती है वहाँ पे जो वस्तुएं हैं क्या, उनका भार बिल्कुल शून्य हो जाएगा। जी हाँ गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगला हमारा आप देख सकते हैं, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग को अपनी सम लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगाने वाले बल प्रत्यानन बल कहलाते हैं। जी हाँ गाइस, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यानन बल कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, मान लीजिए हम यहाँ से इसे तानते हैं यहाँ पे, फिर अगर इसे जब छोड़ेंगे तो ये इधर की तरफ अपने सामान्य लंबाई को पहले जितनी लंबी थी उस लंबाई को प्राप्त करने के लिए क्या प्रत्यानन बल के कारण जो है वो क्या ऐसे ऐसे करते 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 फिर क्या अपने सामान्य लंबाई को प्राप्त करेगी, और इस प्रकार के बल को हम क्या प्रत्यानन बल कहते हैं। जी हाँ गाइस, हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र जो है हाइड्रोफोन कहलाता है। जी हाँ गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप फिजिक्स के ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप देख सकते हैं पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र जो होता है हाइड्रोफोन होता है। हाइड्रो मीन्स होता है जल, फोन मीन्स होता है क्या, सुनने वाला। जी हाँ, वैसे भी हमें ज़्यादा जानकारी है नहीं गाइस, तो हम इंग्लिश पे भी वीडियो भी बनाएंगे। आप चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम इंग्लिश में भी वीडियो लाएंगे। जी हाँ गाइस, अगर आप लोग कहते हैं तो इंग्लिश में भी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। जी हाँ, अगला है हमारा देख सकते हैं हाइड्रोफोन जो होता है, हाइड्रोफोन जो होता है वो क्या पानी के अंदर सुनने वाला यंत्र होता है। अगला हमारा मैनोमीटर द्वारा गैस का दाब मापा जाता है। जी हाँ, अगर गैस की यहाँ पे दाब कितना है कितना नहीं, तो उस यंत्र का नाम जो होता है उससे जिससे मापते हैं उससे क्या मैनोमीटर कहते हैं। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हम इसे स्लाइड करके थोड़ा ऊपर कर दें आपको दिखाई देगा। जी हाँ, हमारा लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए घर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण बर्फ पर चलने में कठिनाई होती है। जी हाँ गाइस, तो जाहिर सी बात है जहाँ कहीं भी अगर घर्षण बल ना हो, एक प्रकार से आप सोचिए अगर मान लीजिए यहाँ पे जहाँ पर आप इस वक्त हो, अगर मान लीजिए वहाँ पे घर्षण बल कार्य ना करे, घर्षण बल की बात हो रही है गाइस, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं केवल घर्षण बल कहा जा रहा है। यानी घर्षण बल के कारण ही क्या इंसान जो है ज़मीन पे आसानी से चल लेता है। अगर घर्षण बल ना रहे तो वो चल ही नहीं पाएगा। इसलिए जो है बर्फ़ पे क्या वहाँ पे घर्षण बल बहुत कम लगता है, बहुत कम होता है। इसलिए क्या बर्फ़ पे जो है चलने में क्या कठिनाई होती है। अगर आप बर्फ़ पे चलोगे तो आप फिसल के क्या गिर जाओगे। इसीलिए ये कहा गया है, ये क्वेश्चन है, घर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण जो होता है बर्फ़ पर चलने में कठिनाई होती है। जी हाँ गाइस, तो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ये सभी थे। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जी हाँ गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आप बात करने के लिए, पढ़ने के लिए आप हमें मोटिवेट करते रहिए। हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे ऐसे। जी हाँ दोस्तों, तब तक के लिए आप खुश रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।